नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमारी बात हुई थी कि हम डावरी प्रोहिबिशन एक्ट को 2 पार्ट में चर्चा करेंगे और पहला पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज हमारा दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट के अंतर्गत जैसे कि हमने ठीक पहले पार्ट के अंतर्गत नोट्स आप लोगों को बनवाए थे, कुछ प्रोविजन बताए थे जो कि आपको प्री में भी आ सकते हैं। आपको कोई भी परीक्षा देनी हो, चाहे वो बिहार पीसीएस और बिहार एपीओ की परीक्षा मेंस देनी हो, यूपीएसआई की परीक्षा देनी हो, एचजेएस की परीक्षा देनी हो, यानी कोई भी परीक्षा है जिसमें डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से संबंधित प्रोविजन आते हैं, आपको चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे, आपका सारा उद्देश्य यहां से पूरा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के डिस्कशन की और इस क्रम में कुछ बातें जान लेते हैं। जस्ट मिनट। कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग धीरज। मेरी आवाज तो बिल्कुल जा रही है आप लोगों तक क्लियर? तो अब हम डिस्कस शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी चीजें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ सुनो सुनो, थोड़ा बंद कर दो। तो अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी पर 2 प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक जो होती है स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लास होती है। तो स्पेशल क्लास का लाभ आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी उठा सकते हैं, लेकिन प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सबसे बड़ा फायदा अनअकैडमी ज्वाइन करने का ये होता है कि हाँ सुनो, अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसको ऑन कर देना, कि आप खुद को भीड़ से अलग पाते हैं, यानी खुद की कंपेयर कर पाते हैं अन्य लोगों से, और घर बैठे ये सुविधा आपको उपलब्ध हो पाती है। और एक्चुअल पोजीशन आपकी प्रिपरेशन की क्या है, वो सारी चीजें आप नाप पाते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से भी जुड़ पाते हैं जो कभी भी आप अपने घर बैठे या अपने शहर से नहीं जुड़ पाते। और ये हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो कि अनअकैडमी पर हैं, जिनके नाम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और वो अगर उसमें आप मेरा नाम ढूंढेंगे तो ये है मेरा नाम, जो कि धर्मेंद्र कुमार राय। आगे बढ़ते हैं फिर। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या होते हैं? घर बैठे प्रिपरेशन करने का अवसर मिलता है, समय समय पर बैच स्टार्ट होते रहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी है इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और इस पर्पज के लिए एक बैच चल रहा है जो कि 1 साल के लिए है, जो 15 जून से शुरू होगा, जो कि अनिल खन्ना सर और उनकी बाकी की टीम के द्वारा चलाया जाएगा। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस बैच का लाभ आप उठा सकते हैं। और एक और बैच है जो कि 9 जून से चलाया जाएगा, और इस बैच को चलाने वाले हैं करण सांगवान सर, फैजन खान सर, सिद्धार्थ दुबे सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जाएगा। तो आप इस कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं, इस बैच का भी लाभ उठा सकते हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। 1 मंथ से लेकर आपको 24 मंथ तक के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें से कोई भी आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार चुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप जो फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको इस रेफरल कोड का प्रयोग करना होगा, राय लाइव, RAILIVE, राय लाइव, और जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाता है। तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा। और इसके बाद ये फिलहाल जो है एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 2 मंथ एक्स्ट्रा बिल्कुल फ्री रहेगा। इसी तरीके से 3 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ, और 24 मंथ का लेते हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। तो ये स्पेशल ऑफर है और ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही। और ये थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धर्मेंद्र कुमार राय और संचालक राय जुडिशियल क्लासेस अनअकैडमी एजुकेटर के रूप में भी मैं पढ़ाता हूं। तो आप
जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उस टॉपिक पर, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की जो चर्चा हम लोगों की चल रही थी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए। राकेश जी, अखिलेश कुमार गुड मॉर्निंग, नीतू गुड मॉर्निंग, राकेश गुड मॉर्निंग, प्रसून गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं इस क्रम में। देखिए, कल जो हम लोगों की चर्चा हुई थी, कल की चर्चा के बाद अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो कल वाला अगर जिन लोगों ने वीडियो कल का नहीं देखा है वो ऐसा करेंगे कि आज का लेक्चर खत्म होने के बाद कल की वीडियो भी देख लेंगे तो आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत दांडिक प्रावधानों की चर्चा जो की गई है वो कहाँ कहाँ है उसको देख लेते हैं। पहले इस अधिनियम के अंतर्गत दांडिक प्रावधान कहाँ है, यानी पनिशमेंट कहाँ कहाँ है। पहला आप देख रहे हैं कि दहेज लेने के लिए दंड सेक्शन 3 के अंतर्गत पनिशेबल है, दहेज देने के लिए दंड सेक्शन 3 के अंतर्गत ही पनिशेबल है, और दहेज लेने और दहेज देने के एबेटमेंट के लिए, दुष्प्रेरण के लिए भी पनिशमेंट सेक्शन 3 के अंतर्गत ही। ठीक है, कोई भी स्टेट बेटा हो, जहां भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब जगह पे ये काम देगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो डावरी प्रोहिबिशन एबेटमेंट के लिए ये तो तीनों ये सेक्शन 3 के अंतर्गत है। डावरी की डिमांड के लिए, दहेज मांगने के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में है, और जो डावरी के लिए विज्ञापन दिया जाता है, जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसके लिए पनिशमेंट 4A में है। और लास्ट है कि डावरी की को वापस करने का कर्तव्य जिन लोगों का होता है, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट सेक्शन 6 के क्लास नंबर 2 के अंतर्गत है। तो ये पनिशमेंट से संबंधित प्रोविजन है। अब हम एक एक प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पहला, अब हमने कल का जो नोट्स बनाया था, अब जैसे क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनेशन में आ जाए कि डावरी क्या है और डावरी को लेने या देने के लिए पनिशमेंट से संबंधित इस एक्ट में क्या प्रोविजन है। स्वाभाविक सी बात है, आप डावरी को बताएंगे, डावरी के जो सेक्शन 2 में डिफिनीशन है वो बताएंगे, डावरी की जो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफिनीशन बताई थी वो बताएंगे। तो इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके आप आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डावरी के लिए पनिशमेंट क्या है, डावरी लेने के लिए सेक्शन 3 में है, और ये है कि जो कोई दहेज लेगा, समझ रहे हैं ना, प्री के लिए भी ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रख, लेगा, देगा या उसका एबेटमेंट करेगा, उसके लिए पनिशमेंट जो होगा वो 5 साल से कम का नहीं होगा, पनिश किया जाएगा, और फाइन जो 15,000 या जितनी दहेज की रकम ली गई थी या दहेज दिया गया था उसमें से जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो उतने से उसको पनिश किया जाएगा। बात समझ में नहीं आई, मैं फिर से रिपीट करूं इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि डावरी लेने और देने के लिए पनिशमेंट सेक्शन 3 के अंतर्गत है, और कहता है कि कोई भी पर्सन जो डावरी लेगा या डावरी देगा या उसका एबेटमेंट करेगा, इम्प्रिजनमेंट से उसको पनिश किया जा सकता है। मैक्सिमम इसमें कुछ नहीं बताया है, लेकिन वो 5 ईयर से कम नहीं होगा, 5 साल से कम नहीं होगा। और फाइन कितना, फाइन में दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो 15,000 या जो डावरी की का अमाउंट था उसमें से जो भी अधिक होगा जुर्माना उतना लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो उससे कम नहीं होगा, मतलब या तो 15,000 या अमाउंट ऑफ डावरी, इसमें से जो ज्यादा होगा वो मिनिमम अमाउंट होगा। जैसे समझ लीजिए, मैं इसको समझा देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि उस मामले में जो है 1 लाख रुपए डावरी दी गई थी या डावरी लिया गया था। ठीक है ना, तो डावरी 1 लाख रुपए अगर लिया गया था तो उस मामले में सेक्शन 3 के अंतर्गत कितना पनिशमेंट होगा, कितना फाइन लगाया जा सकता है, तो मिनिमम 1 लाख, क्योंकि उसमें हमने कहा है ना कि 15,000 या अमाउंट ऑफ डावरी, इसमें से जो भी ज्यादा होगा से कम नहीं होगा। मतलब ज्यादा क्या है,
1 लाख रुपए और 1 लाख से कम नहीं होगा। तो ऐसे मामलों में फाइन मतलब जेल जो होगी वो मिनिमम 5 ईयर की होगी और फाइन जो होगा वो भी जो 15,000 या दहेज की रकम में जो भी ज्यादा होगा उससे कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन ये हर सेक्शन में जहां भी पनिशमेंट रहेगा मिनिमम वाला ना, उसमें ये प्रोविजो लगा ही रहता है, तो आप कॉमन सेंस से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन पर्याप्त और विशेष कारणों से जो ये 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है उसको कोर्ट कम कर सकती है। नमस्ते बेटा अंजनी, नमस्ते दिव्या, त्रिलोकी नमस्ते, नेहा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जया। ठीक है, तो अब ये एक चीज हो गई। दूसरा प्रोविजो इसमें क्या कहता है कि ऐसी भेंट जो मांग किए बिना ही दी जाती हैं दहेज नहीं मानी जाएंगी यदि वो भेंट सूची 1985 के नियमों के पालन में की गई है। कल का लेक्चर याद है ना आप लोगों को कि एक 1985 में लिस्ट बनाई गई थी, एक रूल बनाया गया था, ठीक है ना। एक रूल बनाया गया था जिस रूल के अंतर्गत ये बताया गया था कि अगर कोई गिफ्ट भी लिया दिया जाता है तो डावरी तो नहीं होगा, लेकिन तभी डावरी नहीं होगा जब वो 1985 के रूल के अंतर्गत वो सारी कंडीशन को फुलफिल किया जाए। तो पिछले लेक्चर में वो चीज हमने बताई है कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। मैंने बताया था कि जो पुरुष को या जो स्त्री को जो भी गिफ्ट मिलते हैं उसका एक लिस्ट तैयार करेगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि क्या गिफ्ट है, कितने का होगा, किसने दिया, उससे क्या रिलेशन है, इन सब चीजों का उसमें डिटेल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई है ना कि ऐसी भेंटें जो मांग के बिना दी जाती, बिना मांगे दिया जाता है, वो दहेज नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसे 1985 का जो रूल बनाया गया है उस रूल के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। और एक और प्रोविजो आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि अगर कस्टमरी नेचर का कोई चीज है, जैसे है ना कि मान लीजिए ये फिल्मों में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि ये जो है सोने का हार जो है वो दादी के जमाने से चला आ रहा है, कुछ भी ऐसा है तो कस्टमरी नेचर का है और वो उसके कंसिडरेशन के रूप में दिया जाता है और उसके फाइनेंशियल कंडीशन से ज्यादा नहीं, जो व्यक्ति दे रहा है उसके फाइनेंशियल कंडीशन जो है उससे ज्यादा नहीं है, तो वो भी डावरी के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी चीजें आपको मेंस में तो लिखनी ही है, लेकिन प्री में भी इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन फिर से डिस्कस करने की जरूरत है, मैं रिपीट कर देता हूं इसको। लेना और देना दोनों इसमें पनिशेबल किया गया है। लेना देना एबेट करना, जेल जो होगी वो 5 साल से कम की नहीं होगी, फाइन में 15,000 या अमाउंट ऑफ डावरी, इसमें से जो भी अधिक होगा उससे कम नहीं होगा। लेकिन जो 5 साल का पनिशमेंट की हमने बात की, वो 5 साल के पनिशमेंट से कम पनिशमेंट भी कोर्ट दे सकता है, उस सर्कमस्टांसेस ऐसी हों। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे सर्कमस्टांसेस ऐसी हों का मतलब जैसे मान लीजिए डावरी की गलती तो की गई है, लेकिन डावरी में मान लीजिए साइकिल लिया गया है ना ऐसा, तो डावरी में अगर साइकिल की लेन देन हुई है तो क्या साइकिल या छोटी सी चीज के लिए मान लीजिए घड़ी के लिए डावरी हुई, तो क्या घड़ी देने के लिए उस व्यक्ति को 5 साल रखा जाएगा? नहीं ना, 5 साल से ज्यादा रखना ठीक नहीं है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट जो है उसे 5 साल से कम का पनिशमेंट भी दे सकता है, तो कम दे सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर बिना मांगे कोई चीज गिफ्ट के रूप में दी जाती है तो वो डावरी नहीं होगी, लेकिन उसे 1985 की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तीसरी चीज, कोई कस्टमरी नेचर का कोई चीज है और उसके फाइनेंशियल कंडीशन के पर सूट करता है, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो चीज भी इस एक्ट के पर्पज के लिए डावरी नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम फिर। इतनी बार मैंने रट दिया कि वो तो आप लोग तो मैं जानता हूं कुछ लोगों के नाम मुझे दिख रहे हैं, वो सारे प्रोविजन आपको याद होंगे, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं भी होंगे उनको भी याद हो जाए। चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए, वहां हमने लेना देना और एबेट करने को पनिशमेंट की बात की थी सेक्शन 3 के अंतर्गत, और सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या है, मांगना, डिमांड ऑफ डावरी। डिमांडिंग ऑफ डावरी के लिए पनिशमेंट सेक्शन 4 के अंतर्गत है, तो प्री के लिए तो यही बात हो गई। फिर उसके बाद अगर उसके लिए पनिशमेंट क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली का मतलब समझ रहे हैं, बता देता हूं।
एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दहेज की मांग करेगा, वो उसे पनिशमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट है तो 6 मंथ से कम नहीं होगा, और फाइन जो है वो 10,000 तक हो सकता है। 10,000 तक हो सकता है। यहाँ मिनिमम की बात नहीं की गई है फाइन के संबंध में, उसमें जो लेने देने के लिए फाइन को मिनिमम भी बताया गया था, यहाँ मिनिमम की बात नहीं की। तो ये 6 मंथ से कम नहीं होगी, लेकिन 2 वर्ष तक का हो सकता है, और जो फाइन है वो 10,000 तक का हो सकता है। ये प्री के लिए रटने वाली चीज है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। उसमें 15,000 था, और 15,000 से कम नहीं होगा, यहाँ 10,000 तक हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर समझिएगा। 10,000, अच्छा, 10,000 तक हो सकता है। दहेज की मांग करने के लिए दंड, और उसमें हमने लिखा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से का मतलब जैसे होता है कि आप लोग देखते होंगे कि लड़के वाले ऐसा भी कह देते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा करिएगा, आप शादी वादी का जो खर्चा है ना आप देख लीजिएगा, हमको चाहिए कुछ नहीं। अरे जी, जो देना है अपनी लड़की को आप देंगे कि हमको क्या। तो ये एक तरीके से जो है इम्प्लाइडली डिमांड की जा रही है ना, कि आप बस व्यवस्था देख लीजिएगा, बस आप ये कर लीजिएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डाउरी की डिमांड ही है। तो अगर कोई व्यक्ति डाउरी की डिमांड करता है, मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग चीज है, मिल जाएंगी तब तो 3 में चला जाएगा, सेक्शन 3 के अंतर्गत। लेकिन मांगा है आपने सिर्फ, तो मांगने के आधार पर जो पनिशमेंट होगा सेक्शन 4 में होगा, और 6 मास से कम नहीं होगा, जो 2 साल तक। पिछले वाले सेक्शन में कितना था, 5 साल से कम नहीं होगा। एक चीज यहां हरबंस सिंह वर्सेस गुरचरण चौर की केस लिख लीजिए, गुरचरण कौर की केस लिख लीजिएगा, ये आपको कई टॉपिक में काम करेगी। हरबंस सिंह वर्सेस गुरचरण कौर की केस, ये कहा गया था कि जहां लगातार दहेज की मांग की जा रही है, हर मांग एक अपराध गठित करेगी। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि आपने एबडक्शन पढ़ा हुआ है, और एबडक्शन में आपने देखा है कि जितनी बार उस पर्सन को जिसको एबडक्ट किया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, तो हर बार एक नया ऑफेंस क्रिएट होगा और एक नया लिमिटेशन शुरू होगा वहां से। तो डावरी के संबंध में भी ऐसा ही है, कोई पर्सन जितनी बार डावरी की डिमांड करेगा उतनी बार वो एक नया ऑफेंस बनेगा, और उसके लिए नई लिमिटेशन की शुरुआत होगी। कौन सी केस है, हरबंस सिंह वर्सेस गुरचरण कौर। ठीक है, ये केस आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, विज्ञापन करना कि डावरी के लिए विज्ञापन करना भी, या विवाह के कंसिडरेशन का एडवर्टीजमेंट करना भी सेक्शन 4A के अंतर्गत पनिशेबल है। कितने से पनिशेबल है, अगर वो इंप्रिजनमेंट होगा तो 6 माह से कम नहीं होगा, और जो 5 वर्ष तक हो सकता है, और फाइन है तो 15,000 तक हो सकता है। ठीक है, कारावास अगर है तो 6 माह से कम नहीं 5 साल तक हो सकता है, फाइन है तो 15,000 रुपए तक हो सकता है। अब वही चीज है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है सफिशिएंट रीजन है, तो वो उससे कम भी दे सकता है, 6 महीने से कम भी जेल दे सकता है, लेकिन सामान्यतः इतना ही दिया जाए। विज्ञापन करना क्या है, विज्ञापन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए है ना कि मैं ये इस तरीके से करूं कि भाई जो पर्सन भी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और इतना रुपया देगा, वो उसका विवाह मैं अपने आईएएस बेटे के साथ कर दूंगा। यही है एडवर्टीजमेंट, समझे। और आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वैवाहिक विज्ञापन करके आता है ना, एक कॉलम आता है किसी किसी पेपर में सप्ताह में एक दिन, वो विज्ञापन की बात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ जो एडवर्टीजमेंट है वो एक्चुअल में कंसिडरेशन के लिए, ठीक है ना, कंसिडरेशन का एडवर्टीजमेंट है कि अगर आपने ऐसा किया। और उसमें आपने देखा होगा कि कभी अगर ध्यान दिए होंगे तो, कि जो पेपर में आता है ना, उसमें जनरली इनकम फिक्स नहीं लिखी रहती, ऐसे ही लिखा रहता है ताकि ऑफेंस से हम बच जाएं कि इनकम
3 अंकों में, इनकम 5 अंकों में, इनकम 10 अंकों में, इस तरीके से लिखा रहता है। एग्जैक्ट ये नहीं लिखा रहता कि जो है लड़का या लड़की इतना कमाती है, ऐसे जनरली नहीं लिखा रहता। और अगर लिखा है तो समझ लीजिए एक एडवर्टीजमेंट है और इस सेक्शन का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी पनिशमेंट है और जो पनिशमेंट इस प्रकार का है। अगली चीज क्या देख लेंगे? अगली चीज हम लोग देखेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। प्री वालों के लिए सेक्शन ध्यान देना है और ये भी, और मेंस में जिनको लिखना है वो तो एक लाइन में लिख ही देंगे। इस एक्ट के अंतर्गत जिस पर्सन पर भी डावरी लेने का, डावरी देने का, डावरी लेने देने के लिए एबेटमेंट करने का या डावरी की डिमांड करने का आरोप लगाया जाता है, ऐसी स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर होगा कि उसने न तो डावरी ली, न ही डावरी दी, न ही डावरी के लिए एबेट किया और न ही डावरी की डिमांड की। समझ में आई बात ना? तो हमने उतना बात लिखी नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए, उसको मेंशन कर लीजिएगा। लेना, देना, दुष्प्रेरण करना या मांग करना, जो भी आरोप लगाया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पर्सन पर, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर होगा कि वो नहीं, उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, आप लोग जरूरी नहीं। तो उसमें जो है बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर ही होगा कि वही ये बात प्रूफ करे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में कौन सा सेक्शन है? ये 8A के अंतर्गत। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं ये भी एक चीज, और ये है कि नेचर क्या होगा ऑफेंस का। इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस बन रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, लेना, देना, एबेट करना, डिमांड करना, ये सारे ऑफेंस जो हैं वो उनका नेचर क्या होगा? तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो ये याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी अगर आप कोई पुराना बेयर वगैरह पढ़ेंगे तो यहां बेलेबल ऑफेंस लिखा होगा। 1986 में इस एक्ट में भारी अमेंडमेंट हुए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका बेयर में 1986 से पहले की बात तो नहीं लिखी हुई, तो उसमें आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हालांकि बहुत नया अमेंडमेंट नहीं है, पुराना ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियां बेयर वाले कर देते हैं, बाद वाले में भी। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल होगा ऑफेंस, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा, यानी संज्ञेय होगा, अजमानती होगा और असमनीय होगा। तो ये प्री के लिए भी आपको जानना जरूरी है और मेंस के लिए भी जानना जरूरी है। आगे बढ़ जाए फिर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अकेले ही इस पर क्वेश्चन बन जाता है और बन सकता है, समझ रहे हैं ना? यहां पर इस सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन जो सेक्शन 6 है अकेले ही बन जाएगा। वैसे जितनी भी सेक्शन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन अकेले बन सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरकनेक्ट थोड़ा सा करना पड़ सकता है कि जैसे डिमांड की बात की तो वो सेक्शन, ये किया तो वो सेक्शन, बाकी कुछ सेक्शन जो है वो कॉमन है। और कॉमन जैसे ये है ना नेचर, अब आपसे नेचर पूछेगा नहीं तब भी आप नेचर बता दीजिए, बर्डन ऑफ प्रूफ पूछेगा नहीं तब भी आप बर्डन ऑफ प्रूफ बता दीजिए। तो ये सारी चीजें तो आप आंसर के साथ कनेक्ट कर ही दीजिए जहां भी आपको रीजनेबल लगता है करना। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि वो आपसे पूछे कि बर्डन ऑफ प्रूफ बताइए किस पर होगा, तब आप लिखिए। एक लाइन का आंसर आप उसको मेंशन कर दीजिए। नेचर की बात करें तो नेचर भी मेंशन कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपका आंसर अन्य लोगों से बेटर हो जाएगा। हाँ, और बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है इसमें। सेक्शन 6 की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेले ही क्वेश्चन बनेगा, इसके साथ किसी सेक्शन को बहुत इंटरकनेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन 6 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लिखा है कि जैसे मान लीजिए, मैं पहले सिचुएशन बता देता हूं। डावरी जो होती है ना, डावरी जिस पर्सन के लिए होती है, जनरली उस पर्सन के पास नहीं, जनरली है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास नहीं है, जनरली उस पर्सन के पास नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की को जो डावरी दी गई, अगर डावरी उस लड़की के पोजीशन में नहीं है, किसी अदर पर्सन के पोजीशन में है, तो उस पर्सन की ड्यूटी बनती है
कि वो उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को लड़की को वापस कर दे। यही सेक्शन 6 की बात करता है। उसको थोड़ा सा हमने बेयर ही की ही बातें थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया है ताकि आपको समझना आसान हो। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसको। लिखा है हमने कि डावरी यानी दहेज उस स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा जिसके विवाह के संबंध में दिया गया है, धारण किए जाने वाले व्यक्ति के कर्तव्य। किसके कर्तव्य? जिस व्यक्ति ने किसी लड़की के बिहाफ पे किसी डावरी को लिया हुआ है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे मान लीजिए किसी लड़की को दहेज मिला और उसका हस्बैंड हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य, उसके बिहाफ पे वही रिसीव किया उसको, तो उसकी ड्यूटी क्या है वो मैं चर्चा करता हूं। ठीक है ना? चलिए, दो स्थिति हो सकती है कि जब वह स्त्री जिसको डावरी मिली थी वो क्या है? जीवित है, तो क्या होगा? अगर वो लड़की जीवित है तो क्या होगा? तीन कंडीशन इसमें है कि जब वह विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह के 3 मास के भीतर, यानी विवाह के पश्चात 3 मास के भीतर उस स्त्री को दे दिया जाएगा। जब विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो जब भी प्राप्त किया था उसके बाद 3 मास के भीतर। और तीसरी चीज, जब वो लड़की जिसको डावरी दी गई थी वो माइनर थी तब प्राप्त किया गया था, तो उसके मेजर हो जाने के बाद, उसके मेजर हो जाने के बाद 3 महीने के भीतर उस स्त्री को ट्रांसफर कर दिया जाए। बात समझ में आई ना? तीन चीजों की हमने बात की। हमने क्या बात की कि अगर कोई अदर पर्सन डावरी रिसीव करता है उस लड़की के बिहाफ पे, एक चीज और प्री में ध्यान रखिएगा, उस लड़की के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन रिसीव करेगा तो वो ट्रस्टी की भांति, न्यासी की भांति उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है ना? ट्रस्टी के भांति उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो क्या होल्ड तो करेगा कितने समय तक? उसमें है कि अगर उस डावरी को विवाह से पहले ही लिया गया था, ठीक है, तो विवाह हो जाने के बाद 3 महीने के भीतर उसकी ड्यूटी बनती है कि उस लड़की को उसका वापस कर दे। अगर विवाह के समय या उसके बाद कभी भी रिसीव किया गया था, तब ऐसी स्थिति में जब भी रिसीव किया गया था उस रिसीविंग की डेट से 3 महीने के भीतर उसको लड़की को दे देना होगा। और अगर लड़की माइनर थी उस समय और उसके बिहाफ पे किसी पर्सन ने रिसीव किया था तो उसको मेजर हो जाने के बाद 3 महीने के भीतर उस लड़की को, उस स्त्री को वापस कर देना होगा। तो ये चीजें तब हैं जब वो लड़की जिंदा है। अगर वो लड़की जिंदा है तभी ना ये नियम लागू होगा। लड़की अगर जिंदा नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अब दूसरी कंडीशन अब क्या है? जिस लड़की के बिहाफ पे किसी पर्सन ने डावरी लिया, अगर वो लड़की अब जिंदा नहीं है तो क्या जिसने लिया था वो यूज कर जाएगा? वो उसी की प्रॉपर्टी हो जाएगी? जी नहीं। उसके संबंध में क्लास नंबर 3 बताता है। उसके संबंध में क्लास नंबर 3 बताता है। पिछले वाले में क्लास नंबर कौन सा था हमने बताया आप लोगों को? हाँ बताया तो था। ये क्लास नंबर 1 में है 6 के। ठीक है, अब ये क्या है? क्लास नंबर 3 में आएगा। और क्या कहता है कि जब उस लड़की की डेथ हो जाए, जैसे 3 महीने के भीतर इनको देना था और उससे पहले उस लड़की की डेथ हो जाए, तब क्या होगा? उसके हेयर्स, उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी समझ रहे हैं ना? मानो वो प्रॉपर्टी उसी स्त्री की थी और उस स्त्री के मरने के बाद प्रॉपर्टी सक्सेशन में जिन लोगों के पास जाती, वो हेयर्स जो होंगे, वो वारिस जो होंगे, उस प्रॉपर्टी को पाने के हकदार। ठीक है, तो उसके वारिस हकदार होंगे, यानी उसके वारिस को ये प्रॉपर्टी उनको देना पड़ेगा। अभी जिंदा थी तो उसको देना था, जिंदा नहीं थी तो उसके वारिसों को देना होगा। एक चीज और है कि अगर उस स्त्री की मृत्यु हुई तो जरूर है, लेकिन वो अप्राकृतिक कारण से हुई है और 7 वर्ष के भीतर हो गई है विवाह के बाद। ठीक है, अप्राकृतिक कारण से और 7 वर्ष के भीतर हो गई है, तब क्या होगा? तब उसके वारिसों के पास उस जनरल रूल के अंतर्गत जाएगा? नहीं। संतान है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, संतान है तो संतान को चली जाएगी प्रॉपर्टी, और अगर संतान नहीं है तो उसके मायके के तरफ यानी उसके माता पिता को दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज यहां पे ध्यान रखना।
अगर आप प्री के लिए हैं तो बहुत बारीक से इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत है। मेंस में तो कुछ चीजें इधर उधर हो भी जाएंगी तो काम चल जाएगा, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक स्थिति ये है कि अगर स्त्री जीवित है तो क्या होगा, उस स्त्री को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर विवाह से पहले लिया गया है तो विवाह के बाद 3 महीने के भीतर, विवाह के बाद लिया गया है तो जिस दिन लिया गया उससे बाद 3 महीने के भीतर, अगर लड़की माइनर है तो मेजर होने के बाद 3 महीने के भीतर। वो तो जिंदा थी तब, जिंदा नहीं है तो 6(3) लागू होगा और वो क्या कहेगा, उसके हेयर्स के पास, उसके वारिसों के पास संपत्ति चली जाएगी। और अगर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है, 7 वर्ष के भीतर हो गई है, तो ये वारिसों के पास जाने का रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या होगा, देखा जाएगा क्या उसको संतान है, अगर संतान है तो संतान को, संतान नहीं है तो हस्बैंड या किसी रिलेटिव के पास नहीं जाएगी प्रॉपर्टी, तुरंत उसके उस लड़की के माता पिता को चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति होगी कि जीवित है तो क्या होगा और जीवित नहीं है तो क्या होगा। सर अगर उसके मदर फादर क्लेम करेंगे तो उनको डाउरी देने के लिए क्यों? हाँ, कोई भी पर्सन हो, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल के लिए ही है, लेकिन जनरली जब 1961 में ये बनाया गया तो आप समझिए कि उस समय क्या स्थिति थी कि ये बना नहीं है किस महिला के लिए, लेकिन महिलाओं से ही तो दहेज लिए जाते थे। और अगर महिलाओं को कहीं मिलने की बात थी तो वो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत है, और उसमें सीधे से एक्सप्लेनेशन में हमने बताया भी था आप लोगों को कि डावरी जो है इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल नहीं है, क्योंकि वो, अरे डावरी करें, मेहर इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल नहीं है, क्योंकि वो इस एक्ट के अंतर्गत डावरी की परिभाषा में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यही दोनों चीजें जो आपने 6 के क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में, क्लास नंबर 3 में पढ़ा, याद आया ना, जीवित रहने पर और मरने वाला, वो कर्तव्य जो था उस व्यक्ति का, उस कर्तव्य को पालन करने में अगर वो व्यक्ति असफल हो जाता है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 6 का क्लास नंबर 2 उसको पनिश करेगा। ठीक है ना, याद आया कि अगर उसने 3 महीने के भीतर उसको वापस करने में फेल हो जाता है तो उसको जेल जो हो सकती है वो 6 महीने से कम की नहीं होगी, लेकिन 2 साल तक हो सकती है। और फाइन जो है वो फाइन 5,000 से कम नहीं होगा, जो 10,000 तक हो सकता है। ठीक है, और साथ में यह भी आदेश दिया जा, साथ में यह आदेश भी करेगा कोर्ट कि संपत्ति के मूल्य के बराबर, संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम देने का आदेश दिया जाएगा और उसे ऐसे वसूला जाएगा जैसे जुर्माना हो। ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, और ये अकेला ही सेक्शन एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपके लिए बड़ा क्वेश्चन के रूप में हो जाएगा। मैंने क्या कहा भाई, अगर क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 3 के अंतर्गत जो उसके कर्तव्य हैं उसको पालन करने में फेल हो जाता है वो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी को होल्ड किया था, तो उसको पनिश किया जाएगा, जो जेल 6 मास से कम नहीं 2 साल तक, जुर्माना 5,000 से कम नहीं 10,000 तक से दंडित किया जा सकता है। और सिर्फ इनको जेल और जुर्माना लगा देने से काम नहीं चलेगा, उस कन्विक्शन में ये भी आर्डर करेगा कोर्ट कि बेटा जो तुमने दहेज लिया है ना, जो रकम आपको वापस करनी थी वो वापस आप कीजिए, और अगर वो वापस नहीं करता है तो उसको इस तरीके से वसूला जाएगा, रिकवरी उसकी की जाएगी जैसे फाइन की रिकवरी की जाती है। ये कहां बताया गया है आपको, ये यहां पे बताया गया है सेक्शन 6(3)(a) के अंतर्गत, ये बात लास्ट वाली। ठीक, तो ये चीज यहां से आप ये वाला प्रोविजन जो है ना 6(3)(a) का है। तो ये है आपका एक क्वेश्चन। अभी हमने थोड़ी देर पहले केस बताई थी आप लोगों को, थोड़ी देर पहले एक केस बताई थी, हाँ, हरबंस सिंह वर्सेस गुरचरण कौर वाली केस। तो ये एक केस याद कर लीजिए और उस सेक्शन में भी मेंशन कर दीजिएगा कि कोई भी पर्सन अगर उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो उस स्त्री को वापस करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा। ठीक है, तो ये केस आप वहां भी मेंशन कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब टाइम तो हमारा खत्म हो चुका ना और हमारा तुरंत फिर से क्लास भी है,
तो सेक्शन 8A में संभवतः दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ये 1986 में जोड़ा गया है। उसमें बताया गया होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगा, एक बात, और राज्य सरकार उस पर कुछ कर्तव्य दे सकता है। और उस अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा? उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि क्या इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दहेज लेना और देने को प्रोहिबिट करने के लिए वो अपने हर संभव प्रयास करेगा। उसके अलावा और क्या है, हाँ, उसके पनिश करने के लिए ऐसे लोगों को एविडेंस कलेक्ट करेगा, और उसके अलावा अन्य ऐसे कार्य भी करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐसा करने के लिए आदेश दे, और स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐसी पावर भी दे सकती है जो पुलिस ऑफिसर को पावर होती है, ठीक है। और इस पर्पज के लिए उसके सहायता और सलाह करने के लिए समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिलाएं होना जरूरी है। तो ये है आज का हमारा दूसरा लेक्चर। पहला और दूसरा लेक्चर दोनों देख लीजिएगा, तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग जो है फिर से 9 बजे वाली क्लास में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर धन्यवाद।